हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी एफएससीआई के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सब वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्टली उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और वो वापस रिपीट होने वाले हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन काउज मिल्क? गाय के दूध में विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम गाय के दूध की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है गाय के दूध के अंदर? तो ये होती है, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर होगा इसके अंदर 1.032। ये होती है गाय के दूध के अंदर विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है, मतलब कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे तो देखिए, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो डिपेंड्स करती है आपके प्रोटीन एंड फैट के ऊपर, ठीक है। दोनों चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करती है, प्रोटीन और वसा की मात्रा पर निर्भर करती है विशिष्ट गुरुत्व की वैल्यू, ठीक है। याद रखना, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा कि विशिष्ट गुरुत्व की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? तो प्रोटीन और फैट के कंटेंट पे डिपेंड करती है, उसके मात्रा पर निर्भर करती है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे देखिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी फैट के अंदर कितनी होती है, तो ये कितनी होती है? 0.93 होती है, ठीक है। याद रखना, 0.93 स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके अंदर? फैट के अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड नॉन फैट के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होता है? 1.06 होती है। अगर आपसे पूछा जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर की अगर पूछी जाए तो कितनी होगी? 1.0, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, वो क्या होती है? किलोग्राम पर लीटर होती है। तो इसको किस में मापा जाता है? किलोग्राम पर लीटर के अंदर इसको मापा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, किलोग्राम पर लीटर में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किलोग्राम पर लीटर, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द पीएच वैल्यू इन वाटर? पानी में पीएच का मान कितना होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो 6 से कितने होता है? ये 6 से 8.5 तक होता है। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको याद होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द एनर्जी किलो कैलोरी इन बैफलोज मिल्क? भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा होती है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो भैंस का दूध होता है उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है? कितने किलो कैलोरी एनर्जी होती है? तो भैंस के दूध के अंदर कितनी होती है फ्रेंड्स? यहाँ पे आंसर होगा बी, 117 किलो कैलोरी, ठीक है। तो 117 किलो कैलोरी एनर्जी होती है किसके अंदर? बैफलो के मिल्क में, ठीक है, मतलब कि भैंस के दूध में। इंपॉर्टेंट ही याद रखना। आपसे पूछा जाए यहाँ पे गाय के दूध में कितनी एनर्जी होती है, ये भी पूछा जा सकता है, एनर्जी इन काउज मिल्क, ठीक है। तो गाय के दूध में कितनी ऊर्जा होती है? तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे गाय के दूध में कितनी होती है? 67 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 67, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है कि एसिडिटी इज द फ्री फैटी एसिड्स आर न्यूट्रलाइज्ड विद स्टैंडर्ड। अम्लता मुक्त फैटी एसिड मानक के साथ बेअसर होते हैं, किसके साथ में? किसके साथ में होते हैं फ्रेंड्स? अभी तो आंसर होगा यहाँ पे एल्केली के साथ में, ठीक है। किसके साथ में? एल्केली के साथ में। तो एसिडिटी इज द फ्री फैटी एसिड्स आर न्यूट्रलाइज्ड, ये किसके साथ में न्यूट्रलाइज होते हैं? एल्केली के साथ में, ठीक है। जो स्टैंडर्ड एल्केली होता है उसके साथ में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द टेम्परेचर अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड होल्डिंग इन द डेंजर जोन? तापमान खतरे के क्षेत्र में लंबे समय तक धारण करने से बचने के लिए कितना होना चाहिए? अगर जैसे मतलब कि इसमें पूछा गया है कि जो हम किसी भी चीज़ को हम प्रिजर्व रखते हैं,
तो उसके अंदर कितना टेम्परेचर होना चाहिए जो कि हमारी चीज़ को बिल्कुल खतरे से बचा सकता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने देख रहे हैं यहाँ पे। रूम टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो 2 ऑप्शन तो सेम ही हो गए यहाँ पे लास्ट में। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे, तो आंसर होगा यहाँ पे 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तापमान खतरे के क्षेत्र में लंबे समय तक धारण करने से बचाने के लिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे FSSAI के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था ये, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे FSSAI के नाम से जाना जाता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्रिवेंशन फूड एडल्ट्रेशन एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन, रोकथाम और खाद्य अपमिश्रण अधिनियम खालिस्तान में स्थापित किया गया था। तो कब एस्टैब्लिश्ड किया गया था ये, तो ये फ्रेंड्स एस्टैब्लिश्ड किया गया था क्वेश्चन नंबर 8 में। आंसर होगा आपका 1954 में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1954 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो अगर आपको फुल डेट पूछी जाए तो क्या होगा यहाँ पे 29 सितंबर 1954 के अंदर। ठीक है, तो फुल डेट है यहाँ पे, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द आर्टिकल नंबर फॉर लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस। मैंने आपको इससे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताए थे। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है। तो व्हाट इज द आर्टिकल नंबर फॉर लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस। तो खाद्य व्यवसाय के लाइसेंस और पंजीकरण के लिए लेख संख्या क्या है। ठीक है, मतलब कि आर्टिकल नंबर क्या है उसके लिए, तो आपको मैंने पहले बताया था वैसे। तो इसमें आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, आर्टिकल नंबर 31। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिलेंगी इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 बिकम ऑपरेशनल इन द एंटायर कंट्री फ्रॉम द ईयर। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 पूरे देश वर्ष में खालिस्तान से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था पूरे देश के अंदर, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 2011 को। ठीक है, ये पूरे देश भर में लागू हो गया था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ए की रोल अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 टू मेक ए पैकेजिंग ऑफ एडिबल ऑयल्स सॉलिड इन रिटेल कंपल्सरी अनलेस स्पेशली एग्जम्प्टेड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत खुदरा में बेचे जाने वाले खाद्य तेलों की पैकेजिंग को अनिवार्य बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जब तक कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती। तो वो अधिनियम कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो खाद्य तेलों की जो पैकेजिंग होती है फ्रेंड्स, उसको अनिवार्य बनाने के लिए इसमें से कौन सा अधिनियम है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एडिबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर 1998, खाद्य तेल पैकेजिंग आदेश 1998 में इसको क्या बनाता है, अनिवार्य बनाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको देखिए इनकी डेट्स भी याद रखनी है। जितने भी मैंने ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे बी वाले में देखिए तो ये डेट भी है। ठीक है, तो ये कितनी है 1967, मतलब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल डी ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लोर ऑर्डर 1967 के अंदर ये लागू हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सी में देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑर्डर 1998, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1998, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे डेट ये 1998 में ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये भी कब लागू हुआ था, 1986 में ये चालू हुआ था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है।
तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे पूछा गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 खालिस्तान राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गया था। ठीक है, पूरे देश में लागू हो गया था, तो किस राज्य को छोड़कर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ये सभी जगह लागू हो गया था। ठीक है, तो 12 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1986 का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो पूरे देश में लागू हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे। इसमें आपसे पूछा गया है द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिडा एक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। तो किस मिनिस्ट्री के अंदर ये एक्ट करता है, मतलब कि आता है, ऐसा पूछा गया कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा अधिनियम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा गया कि किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं, तो फ्रेंड्स ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये? तो आंसर होगा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। किसके अंडर आता है ये आता है किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जॉइंट FAO WHO फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी दैट कोऑर्डिनेट्स फूड स्टैंडर्ड्स एट द इंटरनेशनल लेवल। तो निम्नलिखित में से कौन संयुक्त AFO WHO खाद्य मानक कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है, जो कि एक अंतर सरकारी निकाय है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य मानकों का समन्वय करता है? तो कौन जिम्मेदार है फ्रेंड्स यहाँ पे इसके लिए? तो रेस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन CAC, ये इसके लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है? कौन रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन। ठीक है, जो इन दोनों की जो बैठक होती है फ्रेंड्स, है ना, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? ये होता है कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन CAC। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ में आपको ये भी याद रखना है कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन अगर आपसे पूछा जाए कि कब फाउंड किया गया था, कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर अगर आपसे इससे पूछा जाए तो आंसर होगा यहाँ पे रोम इटली में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, तो FAO इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ, खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी, मतलब किस वर्ष में हुई थी? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 1945 में ये स्थापित किया गया था। ठीक है, तो C ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे पूरी डेट भी पूछी जा सकती है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 16 अक्टूबर 1945 को ये स्थापित किया गया था। और कहाँ पे स्थापित किया गया था? क्यूबेक सिटी कनाडा के अंदर। ठीक है, तो क्यूबेक सिटी कनाडा के अंदर इसको स्थापित किया गया था। इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो खाद्य और कृषि संगठन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे टॉप 15 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, तो रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।